दोस्तों कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपके लिए हम लेके आए हैं बिहेवियर का लास्ट टॉपिक या लास्ट पार्ट कहें इसको। तो वो लेके आए हैं। कैसे हैं आप लोग? आप डरिए नहीं। क्यों? क्योंकि ये लास्ट रहेगा, इसके बाद कोई पार्ट नहीं आएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, ऐसा लगता है कि जैसे ये कब ख़त्म होगा। जैसे वो एक समय रैना का एक शो आता है इंडिया गॉट टैलेंट, उसके अंदर एक वो कहते हैं कि मैं सबके मन की बात जानता हूँ। कि वो पूछते हैं कि इसके मन की बात क्या है, कि ये कब ख़त्म होगा। तो शुरुआत करते हैं आज की लास्ट पार्ट की, कि प्रतिबल की प्रकृति। प्रतिबल मतलब जो हमारा तनाव होता है, दबाव होता है, उसकी बात करते हैं। इसकी प्रकृति कैसी होती है। प्रतिबल की बात करें तो प्रतिबल को प्रकृति के अनुसार 3 भागों में बांटा जा सकता है। ये 3 प्रकार से हम प्रकृति देख सकते हैं। प्रकृति का मतलब कि जब हम पढ़ते हैं तो किन चीज़ों को देखते हैं प्रतिबल के रूप में। पहला आता प्रतिबल प्रतिक्रिया के रूप में, दूसरा प्रतिबल प्रक्रिया के रूप में, तीसरा प्रतिबल कार्य अभिप्रेरक के रूप में। पहला आता हमारा प्रतिबल किस रूप में? प्रतिक्रिया के रूप में। और हम इस शुरुआत करते हैं इसकी हेंस शेले से। किससे? हेंस शेले से। हेंस शेले से क्यों करते हैं? क्योंकि आधुनिक दबाव शोध, क्या आधुनिक दबाव शोध का मतलब है कि वर्तमान में जो भी लोग हैं उनको क्या बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, उनके बारे में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई की है हेंस शेले ने। तो आधुनिक दबाव शोध के जनक माने जाते हैं। इन्होंने दबाव को इस तरह से परिभाषित किया है। इन्होंने क्या कहा दबाव के बारे में, कि दबाव क्या किसी भी मांग के प्रति, क्या दबाव किसी भी मांग के प्रति शरीर की एक अवशिष्ट अनुक्रिया होती है। दबाव क्या होता है? किसी भी मांग के प्रति शरीर की अवशिष्ट अनुक्रिया होती है। मतलब कि खतरे का कारण जो भी हो, व्यक्ति क्या प्रतिक्रियाओं के समान शरीर क्रियात्मक प्रतिरूप से अनुक्रिया करेगा। तो हमारी किसकी परिभाषा है? हमारे हेंस शेले की। अब दीर्घकालीन दबाव की बात करते हैं। दीर्घकालीन दबाव पर शोध और व्यक्तियों की समान अनुक्रिया के आधार पर शेले ने समान अनुकूलन सिद्धांत या गैस थ्योरी, जिसे जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम थ्योरी भी कहते हैं, ये दी। किसने? हमारे हेंस शेले ने दी। कौन सी थ्योरी है? थ्योरी का नाम है जनरल एडेप्टेशन थ्योरी या सामान्य अनुकूलन सिद्धांत। अब गैस थ्योरी की बात करें। गैस थ्योरी में 3 चरण थे। गैस थ्योरी के अंदर कितने चरण है? 3 चरण शामिल किए गए। कितने चरण शामिल किए गए? 3 चरण। पहला चरण आता है अलार्म रिएक्शन स्टेज, मतलब सचेत प्रतिक्रिया चरण। हमें देख रहे हैं प्रतिक्रिया के रूप में देख रहे हैं। सबसे पहले क्या है? दबाव क्या है, तनाव क्या है, किस रूप में? प्रतिक्रिया के रूप में। तो किसी भी हानिकारक दबावपूर्ण स्थिति, क्या किसी दबावपूर्ण परिस्थिति के कारण, या किसी भी हानिकारक दबावपूर्ण परिस्थिति के कारण, तो व्यक्ति क्या होता है? सबसे पहले तो वह व्यक्ति क्या होता है? दबाव में आ जाता है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले क्या हुआ, व्यक्ति है, व्यक्ति के सामने कोई ऐसी परिस्थिति आई जिसकी वजह से वो परेशान हो गया। तो किसी हानिकारक दबावपूर्ण परिस्थिति के कारण क्या होता है? उसके जो हार्मोन स्टेज होती है, मतलब जो हमारा एड्रिनल, पीयूष और कॉर्टेक्स, ये तीन तंत्र क्या होते हैं? सक्रिय हो जाते हैं। और ये अधिक सक्रिय हो जाएंगे, इनसे हार्मोन निकलने लगेगा। इन ग्रंथियों से हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है? व्यक्ति अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित हो जाता है कि भैया सामने की जो समस्या आई है, हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो व्यक्ति ऐसी स्थिति में क्या करता है? 2 ही काम करता है। क्या करता है व्यक्ति? ऐसी स्थिति में 2 काम करता है। पहला काम तो आता है कि वह उसका सामना करता है, उससे संघर्ष करता है। दूसरा, यदि उसको लगता है कि समस्या ज़्यादा बड़ी है तो उसको छोड़ के भग जाता है, मतलब पलायन कर जाता है। ये कौन लड़ेगा इससे? इसकी बजाय तो क्या है कि चले जाएं तो बढ़िया रहेगा। तो वो व्यक्ति उस समस्या को छोड़ के वहीं छोड़ के चला जाता है। दूसरा आता है प्रतिरोध चरण। यदि वही समस्या रोज रोज आ रही है, क्या वह समस्या रोज रोज आ रही है, मतलब दीर्घकालीन दबाव है। ऐसा दबाव है जो बहुत लंबे समय तक है। एक दिन आप भी थक जाओगे और हम भी थक जाएंगे और सभी थक जाएंगे। वो कहते हैं ना, तो करो ना, हम भी थक गए हैं, ये भी थक गए हैं। हमारे अरविंद केजरीवाल जी है, उनका ये डायलॉग था। तो वही बात है कि जब दीर्घकालीन दबाव होता है तो व्यक्ति सोचता है कि अब तो होगा सो देखा जाएगा, करके ही मानेंगे। मतलब प्रतिरोध चरण शुरू होता है। किसका शुरू होता है? प्रतिरोध चरण शुरू होता है। तो इस समय पर क्या है? हमारा तंत्रिका तंत्र, मतलब नर्वस सिस्टम, संसाधनों का जो अधिक सावधानीपूर्वक प्रयोग करने के लिए प्रेरित करता है। क्या हमारा तंत्रिका तंत्र कहता है कि हमारे पास कौन कौन से साधन हैं जिनसे हम इस समस्या को हल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इस समस्या को हल कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे कौन कौन से साधन हैं, और उन साधनों का हम क्या करेंगे? सावधानीपूर्वक प्रयोग करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे कि भैया इनका क्या करेंगे? हम ध्यान से प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? ध्यान से प्रयोग करते हैं। इस समय क्या जीव खतरे का सामना और मुकाबला करने का प्रयास करता है। जीव क्या करता है? खतरे का सामना करना और मुकाबला करने की कोशिश करता है कि भैया अब तो
वो आर या पार की लड़ाई है। तीसरा आता हमारा परिश्रांति चरण। परिश्रांति चरण की बात करें, अब व्यक्ति चला गया लड़ाई करने कि भैया अब तो होगा सो दिखा जाएगा। अब व्यक्ति उसे जीत नहीं पा रहा, व्यक्ति क्या है उससे जीत नहीं पा रहा, और बहुत टाइम तक उसने लड़ के देख लिया, उसका प्रतिरोध करके देख लिया, उसका सामना करके देख लिया, लेकिन पार नहीं पड़ रही। तो आखिर में क्या होगा, लोमड़ी के अंगूर खट्टे, मतलब साफ कह देगा कि भैया हमसे ना हो पाएगा, हमें माफ़ करो, तुम तुम्हारा देख लो, हम हमारा देख लेते हैं। मतलब परिश्रांति काल या एग्जॉशन स्टेज आती है, हम छोड़ देते हैं परिस्थिति को उसी के हाल में। तो दीर्घकालिक दबाव कारकों के कारण हमारे शरीर के जो संसाधन है वो निष्कासित हो जाते हैं, मतलब हार्मोन लेवल भी चेंज होना बंद कर देता है कि भैया अब नहीं बस किए, जिसके कारण क्या परिश्रांति का तीसरा चरण आता है, या परिश्रांति काल का क्या होता है तीसरा चरण आ जाता है। इस चरण में प्रथम 2 चरण में कार्यरत जितने भी शरीर क्रियात्मक तंत्र होते हैं वो क्या काम करना बंद कर देते हैं, या पूरी तरह से क्या होते हैं अप्रभावी हो जाते हैं। इस चरण में दबाव संबद्ध रोग जैसे हमारे हाई ब्लड प्रेशर, इनकी संभावना बढ़ जाती है कि व्यक्ति की क्या है हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, उच्च रक्तचाप की समस्या हो सकती है। अब बात करें इसको हम क्या कहते हैं, तीनों को मिलाकर गैस थ्योरी, क्या बोलते हैं गैस थ्योरी, जनरल एडेप्टेशन थ्योरी कहते हैं। बात करें इसका एक ग्राफ बनता है। ग्राफ की बात करें, जैसे कोई व्यक्ति है उसके सामने समस्या आई, जैसे समस्या आई तो शुरुआत में तो हल्का सा घबरा जाएगा, शुरुआत में क्या होगा हल्का सा घबरा जाएगा, हल्का सा घबराएगा, तो उससे कहते हैं सचेत प्रक्रिया। ये एक ही मात्रा है इसके ऊपर, याद रखना, सचेत प्रक्रिया मतलब जो हमारा पहला गैस की थ्योरी का सचेत प्रतिक्रिया चरण मतलब अलार्म रिएक्शन स्टेज है, उसकी बात कर रहे हैं, तो वो स्टेज आती है। फिर उसकी परफॉर्मेंस हल्की सी गिर जाएगी, ये परफॉर्मेंस नीचे गिर गई, फिर दोबारा वही समस्या आती है, बार बार वही समस्या आती है, तो वो कहते हैं कि भैया हम सांस को बढ़ाते हैं, सांस को बढ़ा के कि भैया होगा सो देखा जाएगा, हम उसका सामना करते हैं, और हमारा क्या है प्रतिरोध चरण ऊपर होता है, या प्रतिरोध चरण ऊपर आ जाएगा। अब उसका हम प्रतिरोध कर रहे हैं, और यहाँ तक आते आते मानते हैं, मतलब एक ऐसी हद आती है कि भैया कितना ही प्रतिरोध कर लिया लेकिन ये प्रतिरोध तो खत्म होने को ही नहीं आ रहा, क्या ये प्रतिरोध क्या खत्म होने को ही नहीं आ रहा, तो फिर हम उसका प्रतिरोध करना बंद कर देते हैं, मतलब हम परिश्रांति काल में या परिश्रांति चरण में चले जाते हैं। तो ये तो हमारा कौन सा भाई, ये तो हमारा पहला चरण रहेगा, जिसमें हम क्या है कि सचेत प्रक्रिया रहेगी, दूसरा प्रतिरोध चरण है, और तीसरा हमारा कौन सा होगा परिश्रांति चरण। तो ये 3 चरण है हमारे गैस या जनरल एडेप्टेशन थ्योरी की। फिर आता प्रतिबल क्या है प्रक्रिया के रूप में, प्रतिबल क्या है प्रक्रिया के रूप में देखें तो दबाव न तो बाहरी परिवेश न ही मानव शरीर के भीतर पाया जाता है। दबाव क्या होता है, न तो मानव शरीर के भीतर पाया जाता है, न ही दबाव परिवेश में पाया जाता है, बल्कि कई बार तो क्या होता है इससे फर्क पड़ता है कि व्यक्ति दबाव को किस तरह से लेता है। बल्कि दबाव एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति और पर्यावरण दोनों के बीच में पाई जाती है। दबाव क्या एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति और पर्यावरण के बीच में पाई जाती है। दबाव क्या एक गत्यात्मक, मानसिक या फिर संज्ञानात्मक अवस्था होती है। दबाव क्या होता है, एक गत्यात्मक, मानसिक या फिर संज्ञानात्मक अवस्था होती है। दबाव की प्रकृति कैसी है, ये व्यक्ति के दबाव के मूल्यांकन पर निर्भर करता है कि व्यक्ति दबाव का मूल्यांकन किस तरह से करता है। क्या व्यक्ति दबाव का मूल्यांकन किस तरह करता है, तो इस पर निर्भर करता है कि दबाव की प्रकृति कैसी। जैसे लेजर फॉकमैन है, इनके अनुसार दबावपूर्ण स्थिति के प्रति व्यक्ति की अनुक्रिया घटना के प्रत्यक्षण और उनकी व्याख्या मूल्यांकन पर निर्भर करती है, कि ये व्यक्ति पर निर्भर करेगा। हर व्यक्ति दबाव में नहीं आता हर चीज़ की वजह से, क्या हर व्यक्ति हर बात से दबाव में नहीं आता है, तो उस पर निर्भर करता है ये वाली चीज़। तो लेजरस फॉकमैन ने क्या है इसको बेहतर तरीके से देखा है, क्या है बेहतर तरीके से देखा लेजरस फॉकमैन ने इसको। तो इन्होंने इसको 2 भागों में बांटा, पहला आता प्राथमिक मूल्यांकन, दूसरा आता द्वितीयक मूल्यांकन। तो हम देख सकते हैं लेजरस फॉकमैन का देख रहे हैं। तो पहला आता दबाव के कारण का मूल्यांकन। सबसे पहले हम प्राथमिक कारणों के मूल्यांकन में हम क्या करते हैं, जैसे किसी भी व्यक्ति को दबाव आ गया, टेंशन अभी अब बहुत भयंकर टेंशन चल रही है, क्या होती है बहुत भयंकर टेंशन चल रही है। अब टेंशन तो ठीक है, बहुत बड़ी बात है, टेंशन में रहता है तो इंसान, लेकिन सबसे पहला काम क्या करता है वो देखता है कि टेंशन हो क्यों रही है, दबाव का कारण क्या है, परेशानी क्या आ रही है, इसी वजह से ये इतना दबाव है। तो यह एक नए या बदलते वातावरण के परिणाम के प्रति
भाई कोई ना कोई चेंज हुआ जब भी तो टेंशन हो रही है। तो नए या बदलता पर्यावरण, कोई तो नई टेंशन आई है या पहले से जो चीज़ें हैं हमारे पास उसी में कुछ परिवर्तन हुआ है, उसके परिणाम के प्रति सकारात्मक, नकारात्मक या तटस्थ दृष्टिकोण है कि हम या तो चेंज नहीं हो रहे या चेंज हो गए या हमारे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इस वजह से है ना दबाव आ रहा है। और नकारात्मक घटनाओं का मूल्यांकन उसके नुकसान, खतरे या चुनौती के रूप में किया जाता है। ये कोई भी नकारात्मक नुकसान है, कोई भी नकारात्मक बात है तो हमें टेंशन इसलिए होती है, क्यों? क्योंकि हम उसका नुकसान देखते हैं, चुनौती देखते हैं, या इससे कौन कौन से घाटे हो रहे हैं हमें उस चीज़ को देखते हैं, और इनकी वजह से क्या हम टेंशन में आ जाते हैं। अब बात करेंगे द्वितीयक मूल्यांकन। तो पहला मूल्यांकन हमने कर लिया तनाव के कारणों का कि तनाव क्यों हो रहा है। फिर आता है द्वितीयक मूल्यांकन। द्वितीयक मूल्यांकन क्या है? जब हम घटना का प्रत्यक्षण दबावपूर्ण घटना के रूप में करते हैं। कैसे करते हैं दबावपूर्ण घटना के रूप में करते हैं। तो यह व्यक्ति के संसाधन, क्षमता इत्यादि का मूल्यांकन होता है। यह क्या होता है? व्यक्ति के संसाधन, क्षमता इत्यादि का मूल्यांकन होता है कि क्या चुनौती का सामना करने के लिए जितने संसाधन चाहिए वो सारे के सारे संसाधन पर्याप्त है या नहीं, उसकी मायने रखते हैं। तो ये संसाधन शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और व्यक्तिक, किसी चारों में से किसी प्रकार के हो सकते हैं। किस किस प्रकार के हो सकते हैं? तो ये संसाधन शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और व्यक्तिक प्रकार के हो सकते हैं। ये मूल्यांकन अत्यंत आत्मनिष्ठ होते हैं। ये मूल्यांकन क्या होते हैं? अत्यंत क्या होते हैं? आत्मनिष्ठ होते हैं और अनेक कारकों पर निर्भर करते हैं। जैसे हमारे एक कुछ कारक है कि दबावपूर्ण स्थिति से निपटने का पूर्व अनुभव क्या है। कि पिछली बार जैसे ऐसी स्थिति आई थी तब हमने क्या किया था, क्या दबाव उत्पन्न करने वाली घटना नियंत्रित है, क्या कि जो जिन चीज़ों से हमें दबाव हो रहा है, टेंशन हो रही है, क्या हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारी ये बात आती है। तो लेजर्स फोकमैन ने क्या किया, हमारे जो तनाव है जिसको दो भागों में बांटा मूल्यांकन को, प्राथमिक मूल्यांकन और द्वितीय मूल्यांकन। तो एक प्राथमिक मूल्यांकन को दबाव के कारण का मूल्यांकन किया और द्वितीय मूल्यांकन में उपलब्ध संसाधनों का मूल्यांकन किया। अब देखते हैं कार्य अभिप्रेरक के रूप में तनाव। तो यह सिद्धांत होम्स और राहे ने दिया था। किसने? होम्स और राहे ने दिया था ये वाला सिद्धांत। इन्होंने दबाव को स्वतंत्र घर के रूप में देखा। इन्होंने क्या किया? दबाव को स्वतंत्र घर के रूप में देखा और दबाव को अनुभव की बजाय अनुभव के कारण के रूप में देखा। और क्या? दबाव को अनुभव की बजाय अनुभव के कारण के रूप में देखा कि ये दबाव क्यों आ रहा है। तो ये हमने देख लिया। अब बात करेंगे प्रतिबल प्रबंधन और प्रतिबल का सामना। मतलब जो टेंशन होती है या तो स्ट्रेस रहता है, उसका प्रबंधन या कंट्रोल कैसे कर सकते हैं या सामना कैसे करना है। तो दबाव का मुकाबला करना दबाव के प्रति एक गतिशील स्थिति विशिष्ट प्रक्रिया है। मतलब कि दबाव का मुकाबला करना क्या? दबाव के प्रति हम क्या करें? गतिशील स्थिति विशिष्ट प्रक्रिया करते हैं। भाई ये क्या है? ये दबावपूर्ण स्थितियों के लिए, या दबावपूर्ण स्थिति के लिए ठोस या मूर्त प्रतिक्रियाओं का एक समूह है जो समस्या को हल करने और दबाव को कम करने के उद्देश्य से किया जाता है। तो ये क्या है? मूर्त या ठोस प्रतिक्रियाओं का एक समूह है जो क्या है? समस्या को हल करने और दबाव को कम करने के उद्देश्य से किया जाता है। तो पहले हमारा इसका सामना करने की विधि आती है एडलर पार्कर की, आती है टी थ्योरी। कौन सी थ्योरी? टी थ्योरी, TEA। टी का मतलब टास्क, ई का मतलब क्या है? टी का मतलब टास्क, ई का मतलब इमोशन, ए का मतलब अवॉइडेंस। TEA थ्योरी। और ये किसकी? एडलर पार्कर की थ्योरी। तो इसकी पहली चीज आती है, टी का मतलब होता है कृत्य अभिविन्यस्त युक्ति। कृत्य अभिविन्यस्त युक्ति मतलब टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटजी। क्या? टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटजी की बात करें। ई का मतलब होता है संवेग अभिविन्यस्त युक्ति, मतलब इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रेटजी। ए का मतलब अवॉइडेंस, मतलब अपरिहार अभिविन्यस्त युक्ति, मतलब अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रेटजी। तो टी का मतलब टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटजी की बात करें तो इसमें दबावपूर्ण स्थिति में व्यक्ति क्या करता है? दबावपूर्ण स्थिति में सूचनाएं इकट्ठे करना, विश्लेषण करना और समाधान करने के जो वैकल्पिक उपाय है उनका पता लगाता है। जैसे को टाइम टेबल बनाता है कि भैया एग्जाम पास करना, तो फिर टाइम टेबल बनाता है, बुक्स लेके आता है, सिस्टमिक सारी चीज़ें करता है, मतलब टास्क तैयार करता है कि ये काम हमें इस तरह से करना है। दूसरा था इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रेटजी। इसमें आशा को बनाए रखने और भावनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? आशा को बनाए रखने और भावनाओं को नियंत्रित या कंट्रोल करने के प्रयास किए जाते हैं। जैसे कुंठा या क्रोध को अभिव्यक्त किया जाए, कि कुंठा या क्रोध को अभिव्यक्त किया जाए या निर्णय किया करना कि परिस्थितियों को नहीं बदला जा सकता है। भाई ये परिस्थिति तो नहीं बदल सकते तो हम खुद को ही बदल लेते हैं। तो भावनाओं के अंदर बदलना है या आशाओं को बदलने की बात करते हैं संवेग अभिन्यस्त युक्ति, मतलब इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रेटजी के अंदर। तीसरा आता है हमारा अवॉइडेंस
ओरिएंटेड स्ट्रेटजी मतलब परिहार अभिविन्यस्त युक्ति। तो इसमें स्थिति की गंभीरता को नकारना या कम करना शामिल होता है कि हम मानते ही नहीं है। जैसे होता है ना आईएएस की तैयारी करना, भैया कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है तो आराम से। तो इसमें क्या है, जो स्थिति की गंभीरता है उसको हम नकार देते हैं या कम मानते हैं। इसमें क्या होता है, दबावपूर्ण विचारों का जानबूझ के दमन कर दिया जाता है और उनके स्थान पर आत्मरक्षित विचारों का प्रतिस्थापन शामिल कर लिया जाता है। कि जैसे टीवी देखने लग गए, दोस्त से फ़ोन पर बात करने लग गए। क्यों? जब कोई आप ऐसा तनाव आता है तो हम क्या करते हैं, छोड़ दो उस काम को कि भैया ये तो होगा ही नहीं, छोड़ो भाई, टेंशन है तो होगी तो होगी। कल परीक्षा और हम क्या कर रहे हैं, आज मूवी देख रहे हैं। ऐसा भी मत कर लेना, वैसे फ़र्क पड़ता है सब चीज़ों का। फिर आता है हमारा लेजर्स फोकमैन का सिद्धांत। क्या था लेजर्स फोकमैन का सिद्धांत की बात करें तो इनके अनुसार दबाव का सामना करना एक गत्यात्मक प्रक्रिया होती है। इनके अनुसार क्या, दबाव का सामना करना एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, बल्कि व्यक्तिगत विशेषक ये गुण नहीं है। ये दबाव का सामना करना एक गत्यात्मक प्रक्रिया होती है, व्यक्तिगत विशेषक ये गुण नहीं होता है। तो लेजर्स फोकमैन कहते हैं समस्या केंद्रित उपाय बताते पहले कि समस्या केंद्रित उपाय में सबसे पहला करो, सीधा समस्या पर हमला करो कि जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है उसको खत्म करो। ये व्यक्ति क्या करती है, जागरूकता और ज्ञान के स्तर में वृद्धि करती है। ये व्यक्ति की जागरूकता और ज्ञान के स्तर में वृद्धि करती है और दबाव का सामना करने के जो संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक विकल्प है उनमें वृद्धि करती है। जैसे मैंने एक योजना बनाई और उसका क्रियान्वयन किया, मतलब योजना बनाई और उसको लागू कर दिया। दूसरा आता समय केंद्रित उपाय। दूसरा क्या था, समय केंद्रित उपाय। तो ये मुख्यतया मनोवैज्ञानिक परिवर्तन लाने हेतु उपयोग में की जाती है। ये उपाय किस लिए किए जाते हैं, ये मुख्यतः मनोवैज्ञानिक जो परिवर्तन होते हैं उनको लाने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, ये किए जाते हैं। इनके द्वारा घटना में परिवर्तन लाने का अल्पतम प्रयास करते हैं। घटना में परिवर्तन लाने का प्रयास कैसा है, अल्पतम है, कोई बहुत बड़ा प्रयास नहीं है। करते हुए उसके कारण उत्पन्न होने वाले जो संवेगात्मक विघटन के जो प्रभाव है इसको सीमित करने का प्रयास किया जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, सीमित करने की कोशिश करेंगे। समय केंद्रित उपाय के अंदर हम मनोवैज्ञानिक परिवर्तन लाएंगे, मतलब अपने दिमाग में परिवर्तन लाएंगे। तो इसके द्वारा क्या करेंगे, घटना में परिवर्तन लाने का अल्पतम प्रयास करते हुए उसके कारण उत्पन्न होने वाले जो संवेगात्मक विघटन के प्रभाव है उसको सीमित करने का प्रयास करेंगे कि उसकी वजह से हमारा दिमाग खराब कम से कम हो, हमारा मूड कम से कम खराब हो, ये कोशिश करेंगे। तीसरा, मैंने कुछ कार्य, जैसे कि मैंने कुछ कार्य इसलिए किए ताकि मेरे भीतर से वह निकल जाए, मतलब कि मूड खराब है तो बाहर घूमने निकल गए। तो कई बार हम ऐसे करते हैं कि हमारा मूड ठीक हो जाए। फिर आता है हम कौन कौन सी तकनीकें काम में लेते हैं, मतलब प्रतिबल प्रबंधन की तकनीकें, मतलब जो हम स्ट्रेस के दौरान उसको कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए कौन कौन सी तकनीकें काम में लेते हैं। इससे अभिप्राय है कि हम ऐसी दक्षता विकसित करें जिससे प्रतिबल बढ़ने से पहले ही कम हो जाए, या फिर उन स्थितियों से कुशलतापूर्वक निपटे जिससे प्रतिबल उत्पन्न होता है। इसे मानसिक प्रतिरक्षा भी कहते हैं। अब इसके लिए कौन कौन सी तकनीकें काम में लेते हैं, प्रमुख तकनीकों की बात करें। पहली तकनीक आती है हमारी विश्रांति तकनीक। ये क्या है, वे सक्रिय कौशल जिनके द्वारा दबाव के लक्षणों तथा बीमारियों के प्रभाव में कमी की जा सकती है। वे सक्रिय कौशल जिनके द्वारा दबाव के लक्षणों तथा बीमारियों के प्रभाव में कमी की जा सकती है। मन को शांत और शरीर को विश्राम करने का अभ्यास किया जाता है। मन को शांत करने का और शरीर को विश्राम प्रदान करने का अभ्यास किया जाता है। उदाहरण के लिए देखें तो गहरी श्वास लेना, प्राणायाम, मांसपेशियों की विश्राम अवस्था, ये सब चीज़ें विश्रांति तकनीक के अंदर शामिल की जाती है। किसमें शामिल करते हैं, विश्रांति तकनीक के अंदर शामिल करते हैं। फिर दूसरा आता हमारा ध्यान प्रक्रिया। हम ये कर रहे हैं कि हम कैसे मैनेज करें, ध्यान केंद्रित करके चेतना की परिवर्तित स्थिति उत्पन्न करेंगे कि भैया ध्यान केंद्रित करेंगे, कंट्रोल करेंगे तो हमें टेंशन होना बंद हो जाएगी। मेडिटेशन, ध्यान केंद्रित में मेडिटेशन। जैविक पृष्ठपोषण या बायोफीडबैक की बात करते हैं। जैविक पृष्ठपोषण या बायोफीडबैक की बात करें तो ये प्रतिबल के मनोवैज्ञानिक कारणों का, क्या, प्रतिबल के मनोवैज्ञानिक कारणों का कारणों को नियंत्रित करने और कम करने की विद्या होती है। जो मनोवैज्ञानिक कारण है उनको नियंत्रित करना और उनको कम करने की विद्या होती है। इसमें क्या, वर्तमान मनोवैज्ञानिक क्रियाओं के बारे में फीडबैक दिया जाता है कि वो कैसे कैसे काम कर रही है, सही कर रही है तो कैसे कर रही है, गलत कर रही है तो कैसे कर रही है, उसका फीडबैक दिया जाता है। उसके क्या, इसके अंदर क्या 3 चरण होते हैं। एक मिनट, इसमें क्या होता है, 3 चरण होते हैं। पहला आता है शरीर क्रियात्मक अनुक्रिया। क्या, शरीर क्रियात्मक अनुक्रिया के बारे में जानना। ये पहले क्या है, जैसे हमारा हृदय गति
के प्रति जागरूकता कि हमारा हार्ट बीट तो नहीं बढ़ रही है। तो हम ये देख रहे हैं, आप ये तो मैनेज के बारे में देख रहे हैं, तो हमारा ये आता है जैविक पृष्ठपोषक मतलब हमारा शरीर के बारे में देखो, क्यों? क्योंकि कंट्रोल तो तब करोगे जब आपको पता होगा। तो हम पहला काम क्या करेंगे, इसमें 3 चरण होते हैं। पहले देखो जैसे हमारे शरीर क्रियात्मक अनुक्रिया के बारे में जानना कि हमारे शरीर के अंदर कोई चेंज तो नहीं आ रहा है, जैसे हमारे हृदय गति बढ़ रही हो, बोलने में कपकपी, कंपन कुछ भी हो रहा हो। फिर शरीर क्रियात्मक अनुक्रिया को कुछ स्थितियों में कंट्रोल करें, जैसे मान लो कि यदि आपको हार्ट बीट तेज हो रही है तो लंबी लंबी सांसें लो, ठीक है, कम से कम बोलो, ध्यान बटाओ, और दैनिक जीवन में इसका अंतरण करना कि इन चीज़ों को लागू करना कि अगली बार ऐसी स्थिति न आए। चौथा तरीका हमारा कौन सा है? क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। क्या क्रिएटिव विजुअलाइजेशन? ये तो मैं भी कभी कभी काम में लेता हूँ कि सृजनात्मक मानस प्रत्यक्षीकरण। तो यह आत्मनिष्ठ अनुभव की एक प्रक्रिया होती है। क्या? आत्मनिष्ठ अनुभव की एक प्रक्रिया है। इसमें क्या किसी लक्ष्य के साथ जुड़े काल्पनिक चित्र या विचार मन में बनाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, किसी लक्ष्य के साथ जुड़े काल्पनिक चित्र या विचार मन में बनाए जाते हैं। इसे मन, शांत मन, शरीर विश्राम अवस्था और आंख बंद करके करना चाहिए। वे भी ये कह रहे हैं कि सृजनात्मक मानस प्रत्यक्षीकरण की बात करें तो इसमें किसी लक्ष्य के साथ जुड़े हुए काल्पनिक चित्र और विचार मन में बनाते हैं। अब व्यक्ति क्या करता है, पहले तो शांत हो जाए, शांत मन करो, फिर शरीर को विश्राम अवस्था में ले जाओ, फिर आंखें बंद करो और फिर आराम से उस लक्ष्य के प्रति जो जुड़े हुए काल्पनिक चित्र है, विचार है, उनको मन के अंदर लेके आओ ताकि आपका ध्यान भटके, और भटकने से क्या होगा, स्ट्रेस कम होगा, तनाव कम होगा। 5वां तरीका आता है हमारा संज्ञानात्मक व्यवहार तकनीक या कॉग्निटिव बिहेवियर टेक्निक। तो ये विधियाँ शरीर व्यक्ति को दबाव के प्रति रक्षा के उद्देश्य से अपनाई जाती हैं कि दबाव के टाइम पे कि रक्षा करेगी भैया। तो कौन सी तकनीक है? संज्ञानात्मक व्यवहार तकनीक। इसमें व्यवहार में किए गए परिवर्तन शामिल होते हैं, जैसे कृतज्ञता। क्या? कृतज्ञता का मतलब आभार व्यक्त करो, दूसरे के प्रति विश्वास रखो। इसमें नकारात्मक और अतार्किक विचारों को सकारात्मक और तार्किक विचारों में बदलने की बात होती है कि आपका मूड खराब है, क्यों? क्योंकि आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, आप बात करने लग जाओ। क्या? आप बात करने लग जाओ, आप प्यार से बात करो, सामने वाला समझेगा इस चीज़ को और वो भी आपसे प्यार से बात करेगा। फिर आता व्यायाम। क्या आता? व्यायाम की बात करें तो व्यायाम करने से भी फर्क पड़ता है। नियमित व्यायाम करने से क्या होता है, हृदय क्रिया बेहतर होती है, फेफड़ों की क्षमता में सुधार होता है, रक्त प्रवाह बेहतर होता है। किससे? व्यायाम से। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। क्या होता है? शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जैसे तैरना, टहलना, दौड़ना, रस्सी कूदना, इससे क्या होता है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अब हमारा टॉपिक रहेगा अगला, ये तो हमने देख लिया। अब बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहन। पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक कुशल क्षेम को हम क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य की अवस्था कहते हैं। न कि केवल हमें कोई बीमारी नहीं है। इसको यदि आपसे पूछा जाए कि आप कैसे हैं, कि हम क्या आप स्वस्थ हैं, तो आप ये तपाक से ये ना कह दे कि मैं स्वस्थ हूँ, या फिर सामने वाला कहता है कि मैं तो बढ़िया हूँ भैया, क्यों? कि मैं कहता हूँ यार कहाँ बढ़िया, बोलता कौन सी बीमारी है तो मुझे। तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति को यदि कोई बीमारी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्वस्थ है। तो स्वस्थ होने के लिए कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है। कौन कौन सी? पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, चारों तरीके से यदि वो सही रहेगा तो ही उसे स्वस्थ माना जाए। प्रत्येक व्यक्ति ऐसे व्यक्तिगत संकटों से गुजरता है जो तीव्र दबाव उत्पन्न करते हैं। रचनात्मक अभिवृत्ति वाले जो व्यक्ति होते हैं, क्या रचनात्मक अभिवृत्ति वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो दबाव को प्रबंधित कर लेते हैं और इनसे जो प्राप्त ऊर्जा है उसको कुछ सकारात्मक कार्यों में रूपांतरित कर लेते हैं। यह अस्वास्थ्यकर जो दबाव है उसके प्रति प्रतिरक्षा के समान होता है। मानसिक स्वास्थ्य कुछ तरीके हैं जिनसे बढ़ाया जा सकता है। पहला तरीका आता है हमारा दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व है। आदमी बन जाओ वैसा जिसको टेंशन ही ना हो। अडानी को 2-2.5 लाख करोड़ का नुकसान हो गया था केवल 5 दिन में। 5 दिन में जब वो हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी, तो उसमें शेयर मार्केट के अंदर 2 से 2.5 लाख करोड़ का नुकसान हो गया था। अडानी जी हमारे दूसरे नंबर पे थे दुनिया में अमीरों में, और वो सीधे ही जो शायद 27 या 28वें नंबर पे चले गए। लेकिन मजाल कि उनको किसी भी तरह की टेंशन हुई हो, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना व्यक्तित्व कैसे बना लिया, दबाव प्रतिरोधी। कोबासा के द्वारा आधुनिक अध्ययन करके यह प्रदर्शित किया गया कि वे व्यक्ति जिनमें उच्च स्तर के दबाव लेकिन निम्न स्तर के रोग होते हैं, उनमें 3 गुण पाए जाते हैं जिन्हें दृढ़ता नामक व्यक्तित्व विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है।
क्या दृढ़ता नामक एक व्यक्तित्व विशेषक के रूप में जाना जाता है। इनमें 3 कौन कौन से गुण पाए जाते हैं जिनके अंदर रोग कम होते हैं, दबाव ज़्यादा रहता है। प्रतिबद्धता, प्रतिबद्धता यानी कार्य, परिवार और अपनी रुचियों तथा सामाजिक जीवन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अधिक होती है। फिर नियंत्रण, नियंत्रण यानी कि जीवन में उद्देश्य और दिशा की भावना होती है। इनमें क्या होता है? नियंत्रण यानी कि जीवन में उद्देश्य और दिशा की भावना होती है। फिर होता है चुनौती, वे जीवन के परिवर्तनों को सामान्य और सकारात्मक समझते हैं, न कि कोई खतरा। वे क्या करते? जीवन में परिवर्तनों को सामान्य तथा सकारात्मक समझते हैं, न कि कोई खतरा। फिर आता जीवन कौशल। क्या आता? जीवन कौशल। तो अनुकूलित एवं सकारात्मक व्यवहार की वे योग्यताएं। क्या? अनुकूलित एवं सकारात्मक व्यवहार की वे योग्यताएं जो व्यक्ति को दैनिक जीवन की मांगों और चुनौतियों से प्रभावी तरह से निपटने में सक्षम बनाती है। उन्हें क्या कहते हैं? जीवन कौशल। जैसे अग्रहिता। क्या? आग्रहिता, समय प्रबंधन, सविवेक चिंतन, संबंधों में सुधार करना, स्वयं की देखभाल करना, ये सब चीजें क्या करती है? मनुष्य के स्वास्थ्य में सुधार करती है। तो इसमें सबसे पहला था आग्रहिता। पहला क्या था? आग्रहिता। तो आग्रहिता के बारे में बातचीत करते हैं। आग्रहिता ऐसा व्यवहार या कौशल होता है जो हमारी भावनाओं, आवश्यकताओं, इच्छाओं, विचारों, इनके सुस्पष्ट और विश्वासपूर्ण संप्रेषण में सहायता करता है। आग्रहिता क्या होता है? ऐसा व्यवहार या कौशल है जो क्या करता है? हमारी भावनाओं, आवश्यकताओं, इच्छाओं और विचारों के सुस्पष्ट और विश्वासपूर्ण संप्रेषण में सहायक होता है। आग्रही व्यक्ति में उच्च आत्मविश्वास, आत्मसम्मान तथा अपनी अस्मिता के प्रति अटूट भावना होती है। बहुत इज्जत करते हैं किसकी? खुद की। ऐसे लोग निवेदन को अस्वीकार करना, प्रेम, क्रोध जैसे समीकों को खुल के बता देते हैं, भैया हाँ तो हाँ और ना तो ना। तो आग्रहिता वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। दूसरा होता है समय प्रबंधन। समय प्रबंधन करना सीखने से दबाव मुक्त होने में सहायता मिलती है। गांधी जी का भी एक वाक्य था कि व्यक्ति काम अधिक होने से अधिक परेशान नहीं है। क्या? व्यक्ति ज़्यादा परेशान इसलिए नहीं है कि उसके पास काम ज़्यादा है, बल्कि परेशान इसलिए रहता है क्योंकि वो काम को ठीक ढंग से नहीं करता। क्या? ठीक ढंग से नहीं करता, अर्थात उसके पास समय प्रबंधन का करना नहीं सीख पाता, इसलिए व्यक्ति परेशान रहता, न कि इस वजह से कि उसके पास काम अधिक है। समय प्रबंधन का मूल सिद्धांत है। समय प्रबंधन का मूल सिद्धांत है कि लक्ष्य प्राप्ति में सहायक कार्यों पर समय व्यतीत करना। क्या? लक्ष्य प्राप्ति में सहायक कार्यों पर समय व्यतीत करना। तीसरा आता है सविवेक चिंतन। क्या था? सविवेक चिंतन की बात करें तो नकारात्मक एवं विकृत विचारों जो दुश्चिंता उत्पन्न करते, टेंशन देते हैं, उनके स्थान पर सकारात्मक चिंतन करना, अर्थात अच्छी अच्छी बातें करना। फिर आप करो सबसे पहले संबंधों में सुधार। संप्रेषण सुदृढ़ एवं स्थायी संबंधों की कुंजी है। मतलब आपके यदि मूड खराब है तो किसी से जाके बात करो। क्या करो? किसी से जाके बात करो। मतलब यदि आप अच्छी बात करोगे किसी से तो आपके संबंधों में सुधार होगा। क्या होगा? आपके संबंधों में सुधार होगा। इसमें 3 कौशल बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस चीज़ में क्या है? 3 कौशल होने बहुत ज़्यादा जरूरी है यदि कोई अपने संबंधों में सुधार करना चाहता था। पहला काम करना है, जब आप दूसरे से बात कर रहे हो, सुनो कि दूसरा क्या कह रहा है। यदि आपको आपका मूड ठीक करना है तो आप अपनी अपनी मत कहो। क्या? अपनी अपनी मत कहो। इसकी बजाय क्या? आप दूसरे की सुनो। अभिव्यक्त करना कि आप कैसा सोचते हैं, ये कैसा महसूस करते हैं। आप दूसरे को ये बताओ कि आप कैसा सोचते हैं या आप कैसा महसूस करते हैं। दूसरों के मतों को स्वीकार करना, चाहे वे आपसे भिन्न क्यों ना हो। ऐसा ना कहें कि उसकी बात को बीच में काट के कि भैया हम तो रहने दो, आप तो मेरी बात सुनो। तो ऐसे काटो मत उसकी बात को, उसकी बात सुनो। जो भी वो कह रहा है, जैसे भी वो कह रहा है, उसकी बात सुनो। अब आता स्वयं की देखभाल करना। फिर क्या है? सही करने के लिए क्या? स्वयं की देखभाल करना जरूरी है। तो स्वयं की देखभाल करने के चरण में देखें तो स्वयं को स्वस्थ, विश्रांत रखने से, दैनिक जीवन के दबाव से निपटने के लिए, स्वयं को स्वस्थ और विश्रांत रखने के लिए और साथ ही साथ दैनिक दबाव से निपटने के लिए जरूरी है क्या? स्वयं की देखभाल करना। के लिए शारीरिक एवं भावनात्मक रूप से तैयार रहा जा सकता है।
स्वयं की देखभाल करने के लिए ये जरूरी। फिर असहायक जो आदतें हैं उन पर विजय पाना, या असहायक आदतों पर विजय पाना। तो ऐसी आदतों पर विजय पाना जो अल्पकाल हेतु दबाव का सामना करने में सहायक होती है। क्या है? ऐसी आदतों पर विजय पाना जो क्या अल्पकाल हेतु दबावों का सामना करने में सहायक होती है, किंतु व्यक्ति को दबाव के सामने अधिक सुरक्षित व असुरक्षित बना देती है। तो क्या है? असहायक आदतों पर विजय पाना का क्या होता है? तो ऐसी आदतों पर विजय पाना जो अल्पकाल हेतु दबाव का सामना करने में सहायक होती है, मतलब कि थोड़े से टाइम के लिए, जैसे होता है ना कि मेरा मूड खराब हुआ तो मैं सिगरेट पीने चला गया या शराब पीने चला गया, तो कुछ समय के लिए तो आपको उस दबाव से मुक्ति मिल जाएगी, किंतु व्यक्ति को दबाव के सामने अधिक असुरक्षित बना देगी। लेकिन वो दबाव बार बार आएगा तो आप वही रास्ता अपनाने की कोशिश करोगे जो वो बात कर रहे हैं। जैसे पूर्णतावादी होना, कार्यों को टालना, परिहार, ये सब बातें। फिर आता है हमारा सामाजिक अवलंब या सहयोग। सामाजिक अवलंब या सहयोग की बात करें तो ऐसे व्यक्तियों का अस्तित्व या उपलब्धता जिन पर हम विश्वास रखते हैं, जो ये स्वीकार करते हैं कि उन्हें हमारी परवाह है, जिनके लिए हम मूल्यवान हैं, जो हमें प्यार करते हैं, यही सामाजिक अवलंब की परिभाषा होती है। और सामाजिक अवलंब दबाव के विरुद्ध संरक्षण देता है। यदि किसी भी व्यक्ति के पास ऐसे लोग हैं तो टेंशन के टाइम पे, तनाव के टाइम पे, दबाव के टाइम पे क्या वो तनाव में नहीं आते। अब सामाजिक अवलंब के प्रकार देखते हैं। सामाजिक अवलंब के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं? पहला आता है मूर्त अवलंब। क्या आता है? मूर्त अवलंब की बात करें तो महत्वपूर्ण साधनों जैसे धन, वस्तु, सेवा आदि की सहायता। क्या? धन, वस्तु, सेवा आदि की सहायता, उदाहरण जैसे नोट्स शेयर करना। फिर आता सूचनात्मक अवलंब, किसी व्यक्ति द्वारा पहले सामना किए गए दबावपूर्ण जो घटना है उसके बारे में सूचना देना, जैसे आरएस परीक्षा के पैटर्न के बारे में जानकारी देना। ये आरएस परीक्षा के पैटर्न के बारे में जानकारी देते ही हमें पता चल जाता है कि हमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना। फिर आता सामयिक अवलंब, कोई आश्वस्त करे कि आप प्रिय हैं, मूल्यवान हैं, अवसाद या दुश्चिंता जैसे मनोवैज्ञानिक व्यस्तता को घटाने में काम करते हैं। यदि कोई प्यार से आपसे बात करता है तो इससे आपकी आधी टेंशन तो वहीं दूर हो जाती है। अब और कौन कौन से कारक हैं उनकी बात करें तो संतुलित भोजन करना, व्यायाम, सकारात्मक अभिव्यक्ति, सकारात्मक चिंतन इत्यादि भी तनाव को कम करने में सहायता करते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये जो व्यवहार, ये बिहेवियर का टॉपिक, ये पूरा जिसका सिलेबस है वो खत्म होता है। तो अब हम बात करेंगे अब तक परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं इस सिलेबस से। तो एक एक करके हम देखना शुरू करते हैं। पहला हमें भारतीय परंपरा में बुद्धि के पहलू के रूप में पहचानी गई क्षमताओं के प्रकार कौन से? ये हमारे RS में 2024 में आया था। डेविड वेस्लर के द्वारा जो प्रतिपादित बुद्धि को परिभाषित कीजिए, यह भी हमारे चॉइस में आया था। इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले, इसलिए हम केवल क्वेश्चन देख रहे हैं। अधिगम की विश्लेषणात्मक शैली की कोई 2 विशेषताएं बताइए। संवेदी स्मृति को समझाइए, ये भी चॉइस में आया था। और चिन्ह हास के कारण वे विस्मरण को समझाइए। चिन्ह हास की वजह से जो चीज़ें भूल जाते हैं उसके कारणों को समझाइए। तो हमारे चॉइस में आए थे। फिर बात करते हैं 21 में कौन कौन से आए थे। 21 में आए थे हमारे संवेगात्मक बुद्धि से आप क्या समझते हैं। 21 में आया था व्यक्तित्व के 5 बृहद कारक कौन से हैं, तो ये हमारे 21 में आया था। स्मृति की 3 अवस्थाओं के बारे में बताइए, ये भी 21 में। तनाव के स्रोत, ये भी 21 में आया था। बुद्धि की परिभाषा भी 21 में। 18 में क्या आया था? 18 में आया था सामयिक बुद्धि क्या है, व्यक्तित्व का भावमूलक या इडियोग्राफिक दृष्टिकोण क्या है, ये भी हमारे 18 में आया था। स्मृति पर बॉटलेट का दृष्टिकोण क्या है, ये भी 18 में आया था। टैट में थीमा तथा आत्मबोधन एक्सप्रेशन क्या है, ये भी 18 में आया था। गैस थ्योरी मतलब सामान्य अनुकूलन संलक्षण क्या है, ये भी 18 में आया था। संवेगात्मक बुद्धि क्या है, ये 16 में आया था। इरोज और थैनेटोस से आप क्या समझते हैं, ये भी 16 में आया था। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व, क्या अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व की व्याख्या कीजिए, ये भी 16 में आया था। सामान्य अनुकूलन संरक्षण की व्याख्या कीजिए, ये भी 16 में आया था। आत्मसिद्धि से आप क्या समझते हैं, ये भी 16 में आया था। सामाजिक बुद्धि क्या है, ये भी 16 में आया था। ऑलपोर्ट की व्यक्तित्व परिभाषा का वर्णन कीजिए, ये भी 16 में आया था। फिर आता हमारे कौन सा क्वेश्चन, पृष्ठोन्मुखी व्यवधान से आप क्या समझते हैं। क्या पृष्ठोन्मुखी व्यवधान से आप क्या समझते हैं, ये भी आपके 2016 में आया था। प्रतिबल क्या है, ये भी 2016 में आया था।
एबिंगहास वक्र को परिभाषित कीजिए, ये भी 2016 में आया था। तो ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन आए हुए। 5-5 नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे? चॉइस में 2 क्वेश्चन आए थे। फ्रीडमैन रोजरमैन के द्वारा सुझाए गए टाइप ए टाइप बी व्यक्तित्व को समझाइए, ये चॉइस में आया था। तनाव को कम करने हेतु अपनाई गई जो संवेग केंद्रित और समस्या केंद्रित समायोजनात्मक रणनीतियां, उनमें अंतर कीजिए, ये भी चॉइस में आया था। व्यक्तित्व के प्रमुख प्रक्षेपणीय मापों का वर्णन कीजिए, ये 21 में आया था। तनाव प्रबंधन की युक्तियों को समझाइए, 21 में आया था। 18 में कौन कौन से आए थे? 18 में आए थे हमारे गार्डनर के जो बहुबुद्धि सिद्धांत, उसको स्पष्ट कीजिए। और कौन से कारक सकारात्मक स्वास्थ्य और कुशलक्षेम को बढ़ाते, ये हमारे 18 में आए थे। तो 16 में कौन कौन से आए थे? 16 में आए थे सकारात्मक स्वास्थ्य और खुशहाली से आप क्या समझते हैं। और 16 में क्या आया था? व्यक्तित्व मूल्यांकन की प्रक्षेपण विधि की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। एक आता हमारा अर्ध प्रक्षेपण तकनीक, यह व्यक्तित्व मूल्यांकन में कैसे उपयोगी होती है, तो ये हमारा 16 के अंदर आया था। और एक और क्वेश्चन हमारा कौन सा? तनाव प्रबंधन के विभिन्न साधकों का विश्लेषण कीजिए। तो इस तरह ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो पूर्व परीक्षा में आ चुके हैं। इसमें के बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया है। तो आज हम बिहेवियर का टॉपिक ख़त्म करते हैं। तो यदि आपको थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आपको कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएं, ताकि हम इसमें सुधार कर सकें।